ड्रॉ कर लिया फिगर? हो गया, नोट कर लिया? चलो अब क्वेश्चन लिखो, इसमें क्या क्या चीजें पूछेंगे लिखिए। फर्स्ट पार्ट, which two registers are connected in series? Which two registers are connected in series? ये फर्स्ट पार्ट है आपका। देन सेकेंड पार्ट, which two registers are connected in parallel? Which two registers are connected in parallel? And third part, if every resistor of the circuit is 2 ohm, if every resistor of circuit is of 2 ohm, then find the current in the circuit. ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ। इसमें बहुत कुछ है बेटा, बहुत खास क्वेश्चन है। एक बात हो जाएगा, ये रजिस्टर के बाद R1 R2 में सीरीज होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ। सर ठीक है, क्या है? एवरी रजिस्टर ऑफ द सर्किट इज ऑफ 2 ohm, शॉर्ट में लिख दिया SCKT सर्किट। तो चलो बताओ हाँ बताओ जरा, 2 पार्ट क्या हो जाएंगे? अजय आंसर बताओ जरा। R1 R2 हो जाएंगे सीरीज में। अच्छा, और R1 R2 सीरीज में बता रहे हो तुम? अच्छा बेटा, पैरेलल में क्या होगा? अच्छा अच्छा, सब गलत बता रहे हो बेटा। बताओ बेटा, कौन बताएगा? कौन से पैरेलल में, कौन से सीरीज में, बताइए। पैरेलल में R3 R2 में। अच्छा, और सीरीज में? सीरीज में R4 R5। सोच समझ लो गया। R1 R2 पैरेलल, R2 R3। देखो पहली चीज, R1 तो यहाँ पे है ही नहीं, वो सिर्फ लगा हुआ है लेकिन है नहीं, इसको बताना है। यही मेन चीज है इस क्वेश्चन में। खास बात क्या है, इसलिए हमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको जरा समझ लेना आप लोग सभी लोग ध्यान से। जब भी किसी सर्किट में कितना भी आपके रेजिस्टेंस लगे हों, करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? करंट ऑलवेज फॉलोज शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ या स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस पाथ। जहां पे रेजिस्टेंस ना हो, करंट क्या चाहती है? हम बिना रेजिस्टेंस वाले पाथ से निकल जाए। तो देखो यहाँ तो रेजिस्टेंस है, और ये जो आपका वायर लगा हुआ है, ये वाला जो वायर, इसमें कहीं कोई रेजिस्टेंस तुम्हें दिखाई दे रहा है? यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मान लो अगर तुम्हारी बैटरी से करंट यहाँ से निकल के आएगा, ऐसे निकलता हुआ यहाँ से जाएगा, R3 में जाएगा, R2 में जाएगा, लेकिन जब इस वाले एंड पे पहुंचेंगे तो देखो यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है और इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये वाला करंट तो सीधे इसमें जाएगा, और ये वाला करंट यहाँ से निकलेगा और ये भी इधर चला जाएगा। यहाँ पे कोई करंट जाएगा ही नहीं R1 में। समझ लो बात को? जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है तो करंट हमेशा उधर से निकल जाती है जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस कितना भी कम हो, उससे मतलब भी फर्क नहीं पड़ता। इसमें है ही नहीं बिल्कुल, तो इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगी। सारी की सारी करंट इधर से होते हुए निकल जाएगी। यानी R1 क्या हो गया आपके लिए? नेग्लिजिबल हो गया, बेकार हो गया। इसको हटा देंगे हम लोग, इसका कोई मतलब ही नहीं बचा। बात समझ में आई? तो इसको पहले एक दूसरा सर्किट बना के हम दिखा रहे हैं। अगर इसको सिंपल सर्किट आप बनाओगे, R1 को हटा देते हैं यहाँ से, तो R1 को अगर आप हटा देंगे तो देखो ये दोनों जो वायर लगे, ये जो आपका वायर आ रहा है,
इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और जब किसी वायर में रेजिस्टेंस नहीं होता है तो उसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम हो जाता है, यानी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल एक ही होगा। पोटेंशियल बदलता कब है? जब रेजिस्टेंस आता है बीच में, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है IR। तो R जब आएगा तभी पोटेंशियल बदलेगा, यहाँ रेजिस्टेंस ही नहीं है तो पोटेंशियल चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। जब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो आप इन दोनों पॉइंट को एक साथ ज्वाइन कर दो। इस वायर को ना भी लगाया जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वायर का कोई मतलब नहीं है। बात समझ? यहाँ पे क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो ये दोनों सेम ही एक ही पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे ज्वाइन कर दो सीधे, या इस वाले पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन कर दो, R1 को हटा दो। तो देखो डायग्राम कैसे बन जाएगा, आप इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। बैटरी लग गई आपकी, R1 हट गया, इस वाले वायर को हमने सीधा कर दिया, ये जो लगा हुआ था ऐसे बिना रेजिस्टेंस वाला वायर, इसको हमने स्ट्रेट कर दिया। और इसके साथ देखिए दो वायर निकले हुए हैं, एक आपका R3 और एक आपका R2। R3 R2 दोनों पॉइंट को हमने एक साथ ज्वाइन कर दिया, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, एक साथ ज्वाइन कर दिया। और ये आपका ऐसे बन गया इधर, और इधर आपका एमीटर आ गया, स्विच आ गया, और नीचे वाला रेजिस्टेंस जो था वो आ गया R4, और इधर आपका क्या था R5। 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये सर्किट बन गया आपका फाइनल। समझ में आई बात कि नहीं? अजय, बहुत सिंपल था ना, तो था ही नहीं इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया सभी को? बताओ बेटा। आदित्य बताया जानता तो तुम्हें अपने दिमाग से कुछ सोचना चाहिए ना, लॉजिकल क्वेश्चन है ये सब। जहां पे रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट उधर से जाएगी, रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा, हटा देंगे उसको, सर्किट में उसका कोई काम ही नहीं। तो R1 तो खत्म हो गया, R1 बचा ही नहीं। अब आप बता सकते हो सीरीज पैरेलल देख के, सीरीज में कौन कौन से हैं बताओ। यहाँ से करंट आएगी, R5 से होते हुए R4 में जाएगी, तो R4 R5 तो हो गए सीरीज में, और पैरेलल में क्या है? पैरेलल में R2 R3 हो गया। ठीक है, तो आप यहीं पे आंसर लिख लो। सीरीज में क्या आ गया? R4 एंड R5, और पैरेलल में क्या आ गया? R2 एंड R3। तो सीरीज पैरेलल तो पता चल गया। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। इफ एवरी रजिस्टर ऑफ सर्किट इज ऑफ 2 ओम, तो क्या निकालना था इसमें? फाइंड द करंट। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा था, फाइंड द करंट। इफ एवरी रजिस्टर ऑफ द सर्किट इज ऑफ 2 ओम देन फाइंड द करंट। तो आप करंट निकाल लोगे इस सर्किट के लिए। करंट निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहले उसका R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगा तभी आप करंट फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले R इक्विवेलेंट निकालते हैं, बताइए कितना आएगा। थर्ड पार्ट सॉल्व कर गए, बाकी दो तो ऐसे ही आ गए। सारे रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओम की दिए हुए ना, 2 2, ये भी 2 और ये भी 2, ये दोनों तो सीरीज में थे, तो 4 हो जाएगा सीधे। और ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में, तो इन दोनों का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पैरेलल वालों को जरा सॉल्व करिए आप, R2 R3 का पैरेलल निकालो, तो इसको मान लेते हैं R डैश, 1/R डैश। इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने कंसिडर कर लिया R डैश। तो फॉर्मूला होता है पैरेलल का 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया? 1। तो R डैश की वैल्यू तो आ गई 1, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 1। हमेशा समझ में आ रहा है बेटा? इन दोनों का क्या हो गया? इक्विवेलेंट 1। बाकी ये अब ये 1 2 और ये वाला 2 सब कैसे हो जाएंगे? सीरीज में, क्योंकि सीधा एक कनेक्शन हो गया बिल्कुल। तो टोटल कितना आ जाएगा? 5। R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 + 1 दैट इज 5। और जब R इक्विवेलेंट पता चल गया तो अब आप करंट निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? I = V/R इक्विवेलेंट, तो आ जाएगा 5/5 दैट इज 1। तो करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। आंसर यूनिट जरूर लिखना आंसर में। करंट आ गई इसके अंदर 1 एम्पियर। ठीक है बेटा, आ गया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है, ये आपको सर्किट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है 6 ओम, 4 ओम एंड 3 ओम, और यहाँ पे लगा हुआ है एक वोल्ट मीटर, इधर लगी बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल है 6 वोल्ट। अब लिखिए क्वेश्चन, इसमें ड्रॉ कर लीजिए पहले फिगर आप लोग। हाँ, क्या कुछ गड़बड़ गया? उससे क्या मतलब यार, वायर जुड़ा हुआ यहीं जोड़ दिया जाए, थोड़ा अलग हटा के जोड़ो, ये नजर क्या होता है। हाँ, तार का पैसा बढ़ जाएगा। ड्रॉ कर लिया फिगर आप लोगों ने? ठीक है, पहला पार्ट लिखिए इसमें, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सेकेंड पार्ट, करंट इन ईच रजिस्टर, करंट इन ईच रजिस्टर, एंड थर्ड पार्ट, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। पहले आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट सबसे पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में करंट इन ईच रजिस्टर, और थर्ड पार्ट है इसका करंट फ्रॉम बैटरी। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। आर इक्विवेलेंट कितना आया बताओ? अजय निकला? शाहिब जल्दी करो। 4/3। हाँ, फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, और तीनों कैसे कनेक्टेड है बोलो? पैरेलल में कनेक्टेड है तीनों, तो पैरेलल में क्या आ जाएगा आंसर? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 4 प्लस 3 प्लस 2 9/12 यानी 3/4। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया 4/3, आर इक्विवेलेंट निकल आया। अब आपको क्या करना है? करंट इन ईच रजिस्टर, सब में करंट निकालना है अलग अलग। थर्ड वाला निकालो चाहे पहले, फिर उसको रेशियो से निकालोगे तुम। हाँ, रेशियो से निकाल लेना। वैसे यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी इसी थोड़ा इसको पहले ऐसे ही समझ लो। देखो यहाँ पे किसमें बेटा 6 ओम वाले में करंट कितनी बता रहे हो? 6 ओम वाले में 1 आएगी, हाँ 6 वाले में 1 आएगी, 4 वाले में 1.5 आएगी, 3 वाले में 2 आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ बैटरी जहाँ पे कनेक्टेड है, बैटरी से लेके यहाँ तक कहीं कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है तुम्हें? बैटरी से लेकर के इस वाले पॉइंट तक कोई रेजिस्टेंस है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको मान लें पॉइंट ए, इसको कंसिडर कर लें पॉइंट बी, तो जो पोटेंशियल ए का होगा वही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का होगा। मैंने अभी क्या बताया? जब तक बीच में रेजिस्टेंस नहीं आता है तब तक पोटेंशियल नहीं बदलता है। यानी जितना पोटेंशियल यहाँ पे अगर 6 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 6 प्लस का 6। और अगर इधर की तरफ देखें तो यहाँ पे अगर माइनस का 6 है तो इधर भी कितना आएगा? -6। बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, ये बात समझिएगा अच्छे से। तो इसका मतलब क्या होगा? जितना पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है बैटरी का, तीनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? 6 6 6।
तीनों का पोटेंशियल यानी ए से लेकर बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा। अभी उस पर भी हम लोग आते हैं, इसी में हम चेंज करेंगे। अभी तो पहले ये बात समझ में आ गई, ए से लेकर के बैटरी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो ए और बी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में वैसे भी पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो अब अगर आप यहाँ पर निकालते हैं सेकेंड पार्ट, तो पहले हम निकालते हैं करंट इन 3 ओम। तो 3 ओम में करंट कितनी आ जाएगी? I इज इक्वल टू होता है V/R। इसका पोटेंशियल कितना है? 6। रेजिस्टेंस कितना है? 3। तीनों पैरेलल में, सबका पोटेंशियल सेम है, तो करंट आ जाएगी V6/3, यानी कितनी आ गई? 2 एम्पियर। 3 ओम वाले में करंट आ गई 2। इसको आप चाहो तो I1 से डिनोट कर दो, I2 और I3। तो I1 की वैल्यू आ गई 2, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो I2 कितना आएगा? V/R। फिर से V/R, तो V की वैल्यू कितनी है? 6/4, तो आ जाएगा 1.5 एम्पियर। और I3 की वैल्यू आ जाएगी V/R, और यहाँ पे V की वैल्यू है 6/6, ये हो जाएगा 1 एम्पियर। तो तीनों करंट आपने फाइंड कर ली। ठीक है, समझे बात को कि नहीं? अजय, अर्पित, श्याम। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। करंट फ्रॉम द बैटरी पूछी, बैटरी से कितना करंट आएगा? तो ये तीनों करंट मिलके तो बैटरी से निकल रहे हैं, बस जितना करंट यहाँ से आया था वही तो तीनों ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। यानी अगर तीनों का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बैटरी का करंट आ जाएगा। तो करंट फ्रॉम द बैटरी क्या हो जाएगी? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 4.5 एम्पियर। ये आ जाएगा टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी में क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम चेंज करते हैं थोड़ा सा इसमें। नोट करिए ना। अब देखिए, अगर इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी कनेक्ट कर दें। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा फिगर बनाइएगा, क्वेश्चन दूसरा लिख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया? एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, R इज इक्वल टू 1 ओम। नेक्स्ट फिगर बनाओ आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सर्किट डायग्राम सेम वही था, बस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने और लगा दिया। ठीक है, अब इसमें लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिगर बना लीजिए, पहले बना लो। ड्रॉ कर लिया फिगर? आदित्य, आयुषी। अब इसमें भी क्वेश्चन लिखिए आप। 3 पार्ट तो यही सेम है। सबसे पहला पार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन करंट इन ईच रजिस्टर, करंट फ्रॉम द बैटरी, और एक पार्ट और यहाँ पे बढ़ा लो, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये भी आपको बताना है इसमें, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी। चलिए सॉल्व करिए। कर लिया? पहले आर इक्विवेलेंट तो निकाल लोगे आप लोग, क्यों भाई? आर इक्विवेलेंट सब लोग फाइंड कर लेंगे। अभी इन तीनों का तो हम लोगों ने निकाला ही था। आर इक्विवेलेंट कितना आया था इन तीनों का? 4/3 आया था शायद ना, और उसके साथ ये 1 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब ये 1 इसके साथ कैसे हो जाएगा? सीरीज में। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो फटाफट हो जाएगा सबका। आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 4/3 प्लस 1,
तो कितना आ जाएगा 7/3 ओम। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ गया 7/3 ओम। ठीक है ना, कैसे आया समझ में आ गई ना बात, ये 3 पैरेलल में उसके साथ ये सीरीज में, तो आंसर ही आ गया। फिर दूसरा काम अब आप क्या करेंगे, अब आप ईच रजिस्टर की करंट अभी नहीं निकाल पाएंगे, अब आपको पहले थर्ड पार्ट पे आना पड़ेगा, पहले बैटरी की टोटल करंट निकाल लो। ठीक है, वहां पे पहले वाले केस में क्या था, आपको अलग अलग निकालना था, तो इन दोनों का पोटेंशियल 6 हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये पोटेंशियल 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 6? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लग चुका है, तो रेजिस्टेंस आने की वजह से अब ए का पोटेंशियल 6 नहीं होगा, बल्कि 6 से कुछ कम होगा। जब भी रेजिस्टेंस आता है तो पोटेंशियल कम हो जाता है, तो अब ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल 6 ना होकर के कुछ कम होगा। कितना कम होगा बात की बात होगा, लेकिन कम। तो अब आप क्या करेंगे, देखो सेकेंड हम लोग आते हैं पहले थर्ड पार्ट पे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट पे आते हैं करंट फ्रॉम द बैटरी। तो करंट फ्रॉम द बैटरी क्या हो जाएगी, I = V/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, V कितना है 6, तो आ जाएगा 6/7/3, कितना आ जाएगा 18/7 एम्पियर। ये टोटल करंट आ गई बैटरी से। ठीक है, बैटरी से इतना करंट निकल रहा है, और ये जो करंट आपका निकला है वो यहाँ जाकर के 3 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक इसमें जाएगा कुछ। तो अब क्या कह रहे बताओ, टोटल करंट तो आपने निकाल दिया, अब ईच रजिस्टर का करंट कैसे निकालोगे और वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे निकालोगे, ये बताओ। श्याम तुम बताओ कैसे करोगे, श्याम बताओ बेटा। अजय 3 वाले में 4 जाएगी, 4 वाले में 3 जाएगी, और 6 वाले में 2 जाएगी, मतलब टोटल करंट पूरा चलाएगा, इसकी वैल्यू 3 करके मतलब आई का मतलब हुआ, उसके बाद अभी कल हमने एक क्वेश्चन लगवाया था जहां मैंने बताया था रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, है ना, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर रेजिस्टेंस सेम नहीं है तो करंट उसी रेशियो में जाती है जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होते हैं, उसके इनवर्स रेशियो में। तो देखो यहाँ पे 3 ब्रांचेस है, इसका रेजिस्टेंस है 3, इसका 4, इसका 6। तो अब क्या होगा, करंट भी आपकी इसके रेसिप्रोकल के रेशियो में जाएगी, यानी अगर जहाँ पे 3 है तो 3 वाले में कौन सी जाएगी, या तो 4 एम्पेयर की 6x जाएगी, या तो फिर 4x जाएगी। अब यहाँ पे कंफर्म आप अभी बता नहीं सकते किस में कौन सी जाएगी, लेकिन एक काम ये जरूर कर सकते हैं आप, इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि 3x 4x और 6x जाएगी, किस में कितनी जाएगी ये अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, वो बाद में निकाल लेंगे। तो पहले या आप ऐसे बता भी सकते हो 3 वाला है सबसे कम, तो इसमें सबसे ज्यादा जाएगी, तो इसमें करंट कितनी चली जाएगी 6x। जो सबसे ज्यादा वाला है उसमें सबसे कम चली जाएगी 3x, और 4 वाले में कितनी जाएगी 4x जाएगी। ऐसे कर लो, तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट द रेशियो बी 3x + 4x + 6x। 3 करंट आ गई आपकी, 3x, इसमें आएगी 4x और इसमें जाएगी 6x, और तीनों का सम किसके इक्वल आएगा, टोटल करंट के। टोटल करंट कितनी आ गई, देखो यहाँ से जो करंट निकलेगी कितनी निकलेगी 18/7, तो यहाँ पर भी कितनी पहुंचेगी 18/7, वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो तीनों का सम क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 18/7, ऐसे आ जाएगा। समझे बात को। तो यहाँ से कितना आएगा 6 4 10 3 13, 13x = 18/7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18/13 × 7, 13 7 से कितना होता है 91, 18/91, ये तो x की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आप क्या बता सकते हो, I1 बता सकते हो, I1 कितना है 6x, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 6 × 18, पहले 6x लिख दो, इट विल बी इक्वल टू 6 × 18/91। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x, तो 4x कितना आ जाएगा 4 × 18/91, और I3 की वैल्यू आ जाएगी 3x, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 3 × 18/91। ये तीनों करंट की वैल्यू आपको पता चल गई, I1 I2 I3, तीनों ब्रांचेस का करंट पता चल गया। और इसमें कितना जाएगा 1 ओम वाले में, करंट इन 1 ओम सब में बताना है आपको, इन ईच रजिस्टर। सो करंट इन 1 ओम, 1 ओम वाले में कितना जाएगा, जितना टोटल बैटरी से निकला है सब 1 ओम में जाएगा। ये तो सीरीज में लगा हुआ है ना, तो सीरीज में करंट क्या होता है सेम, तो जितना बैटरी से निकला पहले इसी में तो जाएगा, तो 1 ओम का करंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/7 एम्पियर, जो कि आपकी वैल्यू आई थी करंट की। तो चारों करंट आपको पता चल गई, चारों रेजिस्टेंस की। बात समझ में आई। अगर रेजिस्टेंस नहीं लगा था तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्योंकि दोनों एंड का पोटेंशियल सेम था, सीधे V/R करना था,
लेकिन रेजिस्टेंस लगने की वजह से पोटेंशियल बदला और पोटेंशियल चेंज होने की वजह से आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा, रेशियो निकाल करके सॉल्व करना पड़ेगा। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी बताओ? फोर्थ पार्ट, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, बताइए फोर्थ पार्ट। बताओ ये वर्णम, श्याम बताओ बेटा, फोर्थ पार्ट कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा? आलू तो सेम रहेगा पूरे में ना, और एक सारी पूरे बता। अरे देखो ये एक बात बताओ, अच्छा वोल्ट मीटर कहाँ पर लगा हुआ है? वोल्ट मीटर लगा है ए बी के बीच में, ठीक है। ए बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, लेकिन कैसे लगे हैं? पैरेलल में, और पैरेलल में सबका पोटेंशियल क्या होता है? सेम, यानी जितना इसका पोटेंशियल उतना इसका पोटेंशियल उतना इसका पोटेंशियल, और वही रीडिंग क्या होगी वोल्ट मीटर की। यानी आप किसी भी एक ब्रांच का वो V निकाल दो, आपको सबकी करंट पता है, सबका रेजिस्टेंस पता है, तो किसी का भी आप V निकाल दोगे, वही रीडिंग किसकी हो जाएगी? वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आप ये लिख सकते हैं, ऐसे देखो, वोल्ट मीटर रीडिंग इट विल बी इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं I1 इंटू 3, I1 इंटू 3, या फिर क्या लिख सकते हैं? I2 इंटू 4, क्योंकि सेकेंड वाली करंट के साथ रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम का, तो ये हो जाएगा I2 इंटू 4, या फिर I3 इंटू 6। तीनों ही आंसर ठीक आएंगे आपके। V इक्वल्स टू होता है I इंटू R, तो I की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, तो उस ब्रांच की करंट, उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो I1 इंटू 3 या फिर I2 इंटू 4 या I3 इंटू 6 सब इक्वल होंगे। किसी से भी आप निकाल के देख लो, आंसर सेम आ जाएगा। तो I1 कितना है आपका? 6 इंटू 18 अपॉन 91 इंटू 3, ये आ जाएगी वोल्ट मीटर की रीडिंग। बस एक का निकाल दो, आंसर आ गया। सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग। समझ में आई बात? हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नोट कर लिया तुम लोगों ने? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वायर्स ए एंड बी, अब थोड़ा सा एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इसको भी कर लीजिए। 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ, 2 wires A and B of equal length and have equal resistance. 2 wire A and B of equal length and have equal resistance. If resistivity of A, if resistivity of A is greater than that of B, if resistivity of A is more than resistivity of B, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, then which wire is thicker and why? Then which wire is thicker? Which wire is thicker and why? बताइए। 2 वायर दिए हुए हैं आपको ए एंड बी इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ सेम दी हुई है और इक्वल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। दोनों वायर की लेंथ भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, लेकिन रेजिस्टिविटी का रेशियो बताया है कि ए की रेजिस्टिविटी बी से ज्यादा है। तो कौन सा वाला वायर थिकर होगा और क्यों होगा? तो का ना बताओ, होगा क्यों, रीजन बताओ। जितना दिया गया एक एक्टिविटी वो तो ठीक है, एक्टिविटी है, लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ो पहले।
देखिए तुम्हें क्या दिया हुआ है, वायर ए वायर बी, दोनों की लेंथ क्या है एल एल, दोनों का रेजिस्टेंस आर आर, लेकिन रेजिस्टिविटी का रेशियो आपको दिया हुआ, रेजिस्टिविटी ऑफ ए रो ए और इसकी रेजिस्टिविटी है रो बी, और क्या गिवन है रो ए इज ग्रेटर देन रो बी। तो कौन सा वाला वायर थिकर होगा, ये कैसे पता चलेगा? थिकर का मतलब जिसका एरिया ज्यादा हो, थिक का मतलब क्या है, जिसका एरिया ज्यादा वो थिक, जिसका एरिया कम वो थिन। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये था फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। तो अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ ए निकालते हैं, वायर ए का रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ ए, ऐसे लिख दिया, मैं सब में ए लगा दिया। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एरिया को स्मॉल ए से डिनोट कर लेगा, ऐसे ऐसे आप निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ बी, तो बी का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ बी इंटू लेंथ ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ बी। दोनों के फॉर्मूले हो गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तुम्हें क्या दिया, ये दोनों इक्वल है, रेजिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ बी गिवन है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो ए एल ए अपॉन ए इज इक्वल टू रो बी एल बी अपॉन ए बी। अच्छा, दोनों की लेंथ भी सेम दी हुई है एल एल, तो ये एल ए और एल बी भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों लेंथ सेम है, इसे भी कैंसिल कर दिया हमने। अब क्या बचा आपके पास, अब बचा रो ए अपॉन रो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए बी, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, रो ए अपॉन रो बी इक्वल्स टू ए अपॉन ए बी। अब आपको क्या दिया हुआ है, रो ए इज ग्रेटर देन रो बी, तो जब ये बड़ा होगा, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है, होता है कि नहीं, जब भी किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी इट विल बी ग्रेटर देन 1। बोलो आएगा कि नहीं, ये बात समझ में आएगी नहीं, बताइए सब लोग। रो ए अपॉन रो बी लिखा था, तो रो ए अपॉन रो बी क्या हो जाएगा, रो ए अपॉन रो बी विल बी ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन आपको दी हुई है, देखो रो ए इज ग्रेटर देन रो बी, इसको अगर आप ऐसे लिख दें रो ए अपॉन रो बी, तो इट विल बी ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं, यहाँ से वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। और जब ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी इट विल बी ग्रेटर देन 1। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ बी। और यही तो आपको निकालना है, किसका एरिया ज्यादा है, कौन ज्यादा थिकर है, तो कौन किसका एरिया ज्यादा आया, ए वाले का, बी वाले का एरिया कम आया, तो जिसका एरिया ज्यादा आएगा वो थिकर होगा। इट मीन्स ए इज थिकर देन बी। ठीक है, बात समझ में आई। तो वाई पूछा गया था क्वेश्चन में, यानी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है, वाई इट इज सो, तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें क्वेश्चन में। समझ में आ गया आदित्य, शावेद, बोलो भाई। तो चलिए, ये आपका हो गया, ओम्स लॉ से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब बचता है आपका छोटा सा एक टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर। नोट कर लिया इसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।
चलिए हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट क्या चीज़ है, देखो जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, ग्रेटर देन 1 कर लो आंसर। तो जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो करंट क्या करता है, उस कंडक्टर में हीट जनरेट कर देता है। उसका रीजन क्या होता है, कंडक्टर में करंट फ्लो करने की वजह से हीट क्यों जनरेट होती है, वो कंडक्टर हीट अप क्यों हो जाता है, कोई बताएगा इसका रीजन? मान लो ये आपका कंडक्टर है, इसमें आपने बैटरी लगा दी, तो इसमें करंट सपोज इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे पहले ये बताओ? इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे होंगे। चलिए तो हीटिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे थे। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, करंट क्या है, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन में जब मोशन आता है तो इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होता है, और कोलिजन की वजह से क्या आता है, वहां पर हीट जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो कितनी हीट जनरेट होती है उसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं अभी। पहले इसमें नोट कर लीजिए एक पॉइंट आप लोग हीटिंग इफेक्ट में। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes, when electric current passes through any electric component, when electric current passes through any electric component with non-zero resistance, with non-zero resistance, then heat is produced. Then heat is produced in that conductor, in that component. Then heat is produced in that component, and it is due to internal collision, and it is due to internal collision between electrons. It is due to internal collision between electrons, atoms and ions. It is due to internal collision between electrons, atoms and ions. इलेक्ट्रॉन में भी कोलिजन होगा, बाकी एटम भी वाइब्रेट करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एटम के अंदर भी क्या होगा, एक्साइटेशन आएगा, वो भी वाइब्रेट करेंगे। अब वो क्या बन जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी एटम से तो वो आयन बन जाता है, कैटायन एनायन बन जाते हैं। तो उनमें भी क्या होता है, कोलिजन होता है। इस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसका हम लोग अब डेरिवेशन देखते हैं कि कितनी हीट आएगी। तो देखिए बेटा हीट क्या है, अच्छा समझो हीट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और आपने क्लास 9th में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। जब भी एनर्जी की बात आती है तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, वहां पे वर्क हो रहा होगा, है ना। मैंने बताया था जितनी आपके पास एनर्जी है आप उतना वर्क कर सकते हैं, या जितना आप वर्क कर सकते हैं इसका मतलब आपके पास उतनी ज्यादा एनर्जी। तो एनर्जी और वर्क दोनों क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं बिल्कुल, एनर्जी एंड वर्क। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V = W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो यहां से वर्क डन निकाल लोगे आप, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V × Q। ठीक है, ये वर्क डन हो जाएगा। और जितना वर्क डन होगा, अच्छा वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, कौन सा वर्क डन है, अगर करंट मान लो यहाँ से A से लेकर B तक फ्लो कर गई तो वर्क डन किसे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को B से A तक आने में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और वही वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में, और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वर्क डन तो आपने लिख ही दिया V × Q। ठीक, अब V = क्या होता है, ओम्स लॉ आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = क्या हो जाएगा, IR, एंड Q = क्या होता है, Q = होता है I × T। याद है इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, करंट जब स्टार्ट किया था हमने तो I = बताया था क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम बताया था, बल्कि स्मॉल q से डिनोट करो क्योंकि कैपिटल Q से हीट को डिनोट करते हैं, हीट एनर्जी को, तो इसको स्मॉल q से डिनोट कर रहे हैं चार्ज को हम लोग। तो Q = होता है I × T। अब अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, V की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो और Q की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दो, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, बोलिए, वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, IR × IT। तो ये क्या बन जाएगा, I²RT, और यही वर्क डन क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड हीट एनर्जी।
इट इज हीट एनर्जी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस की वजह से। समझे प्रखर? तो फॉर्मूला आपको मिल गया, हीट इज इक्वल टू I²RT। ये फॉर्मूला आ जाता है हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो नोट कर लीजिए इसको, फॉर्मूले को पहले, फिर इसके दूसरे फॉर्म हम लोग देखते हैं। नोट्स बनाए थे अच्छे से स्टार्टिंग में, तो अच्छे जरूरी। तो हमारे श्योर नोट्स बने हुए पहले वाले, दोबारा कर लो, अच्छा ही रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, पूरा डेफिनेशन याद हो जाएंगी इसी से। हो गया, नोट कर लिया। अब इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अब एक फॉर्मूला तो ये हो गया हीट का, I²RT। तो अब यहाँ पे 3 फॉर्मूले आते हैं हीट के। डिपेंड करता है आपको कौन सा वाला क्वेश्चन में यूज करना होगा, करंट के टर्म में या पोटेंशियल के टर्म में या चार्ज के टर्म में, जो भी आपको यूज करना हो। न्यूमेरिकल में जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे हम लोग यूज कर लेंगे। तो एक तो ये बन गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, आपने पढ़ा है I इज इक्वल टू होता है V/R, ओम्स लॉ। तो अगर I के प्लेस पे हम V/R पुट कर दें तो दूसरा फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, जो हो गया V/R का होल स्क्वायर, क्योंकि I² था यहाँ पर, इंटू R इंटू T। तो क्या आ जाएगा, V²/R² इंटू R इंटू T। एक R कैंसिल हो जाएगा, तो हीट का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा V²/R इंटू T। एक फॉर्मूला ये आ जाता है हीट का, V²/R इंटू T। ठीक है। तो यहाँ पे T याद रखिए, T क्या चीज है, टाइम है। तो इसी फॉर्मूले से जो आपका ये मैंने पहले वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था, H इज इक्वल टू I²RT, यहाँ से एक लॉ आता है जो जूल से साइंटिस्ट, तो जूल ने इसी फॉर्मूले से अपना एक लॉ बना दिया जिसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हेड डाल लीजिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है I²RT। अब जूल ने क्या बताया कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करती है तो वो हीटअप होता है, और वो जो हीट जनरेट होती है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। इसी ये जो फॉर्मूला था इसी से उन्होंने अलग अलग कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया। बस जूल ने क्या बताया, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना उसके अंदर करंट फ्लो करेगा उतनी हीट प्रोड्यूस करेगी। करंट बढ़ाते जाएंगे, हीट बढ़ती जाएगी। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इन तीनों स्टेटमेंट को अलग अलग कर दिया जाएगा, तो ये जूल्स के लॉ बन जाते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड। 3 पॉइंट है, बल्कि लॉ एक ही है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बस इसको अलग अलग करके लिख देंगे इसी फॉर्मूले को, तो जूल्स लॉ बन जाएगा। ठीक है, लिख लो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, जूल्स टोल्ड दैट the current flowing in a conductor, sorry, heat produced in a conductor, the heat produced in a conductor is directly proportional, heat produced in a conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor, is directly proportional to current flowing in the conductor. First point लिखना, it is directly proportional to current in the conductor. Second point, it is directly proportional to resistance in the conductor. सिर्फ करंट लिखो, ये स्क्वायर तो छोड़, खाली करंट लिख दो बस, बहुत है। Second point, it is directly proportional to resistance of the conductor. And third point,
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एंड थर्ड पॉइंट, it is directly proportional to the time. It is directly proportional to the time for which current is flown. It is directly proportional to the time for which the current flows. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताइए, तो आप ये बता देना, फॉर्मूला लिख देना, H इक्वल टू आई स्क्वायर टी, इसको बाद में लिखना, पहले ये तीनों पॉइंट बताना, बाद में ये वाला फॉर्मूला लिख देना, इसी को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक, फिर आपसे बात आती है एप्लीकेशन क्या है इसका हीटिंग इफेक्ट का। तो हीटिंग इफेक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशन जो अपनी डेली लाइफ में आप लोग सभी लोग देखते हैं, बल्ब जल रहा है, जितनी भी चीजें आपकी, इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, वो भी उसी प्रिंसिपल काम करता है। हीटर है आपका, इलेक्ट्रिक हीटर, वो सब किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि जहां पर भी वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगी तो हीट जनरेट होगी। तो कॉइल जो आपकी होती है, जैसे हीटर जो यूज करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे ही आपने सप्लाई किया, हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कि बहुत एकदम वो रेड हो जाता है, उसको आपको क्या उससे हीटनेस मिल जाती है। इलेक्ट्रिक आयरन भी इसी प्रिंसिपल में काम करता है। आयरन के अंदर क्या होता है, एक पूरा एक, अगर कभी खुली हुई आयरन देखी इलेक्ट्रिक आयरन, नीचे उसमें देखना, तो नीचे उसमें क्या होता है, एक ऐसा रॉड टाइप का पड़ा होता है नीचे की तरफ, अगर आप उसको पूरा ओपन कर दो तो नीचे एक रॉड ऐसा कनेक्टेड होता है यू शेप में, ठीक है, उसी में आपकी वायर की सप्लाई जाती है, और उसी से क्या होता है आपका वो हीटअप होता है, तो उसके नीचे जो आयरन लगा होता है वो भी हीट हो जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इजिली आप आयरन कर सकते हैं। तो ये सब इसके एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओम्स लॉ पूरा कंप्लीट हो गया, ओम्स लॉ के क्वेश्चन हो गए, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इसमें एक चीज और बचती है, पावर, वो भी देख लो। इलेक्ट्रिक पावर खत्म कर दें इसको भी आज ही, चलो। इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर क्या होता है बेटा, बता देंगे उसको आगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पढ़ा है आपने क्लास 9 में। पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन यहाँ पे जो पावर की बात है वो कौन सा, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हैं, तो वो मैकेनिकल वर्क होता था, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल वर्क है, और इलेक्ट्रिकल वर्क को ही क्या कहते हैं, हीट कहते हैं, क्योंकि वर्क क्या होता है, एनर्जी के इक्वल। तो पहले तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम, या इसको आप लिख सकते हैं हीट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पावर इक्वल्स टू आ गया वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल, हीट एनर्जी के इक्वल, एच अपॉन टी। और एच की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो अगर यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर दें तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। ठीक है वर्धन, हम देख रहे हो नहीं, और यहाँ से क्या होगा, टी और टी कैंसिल आउट, तो पावर का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, आई स्क्वायर आर। तो एक तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको पावर का, आई स्क्वायर आर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला अगर देखें आप, आई के प्लेस पे वी बाई आर पुट कर दें तो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक एक आर कैंसिल हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, दूसरा फॉर्मूला आ गया पावर का। एक फॉर्मूला और आता है पावर का, वो क्या होता है, श्योर बताओ, तो लिख दिया आई स्क्वायर आर लिख दिया, वी स्क्वायर बाई आर लिख दिया। तीसरा फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू वी आई, वो कहाँ से आएगा, देखिए आई स्क्वायर आर था आपके पास, तो आई के प्लेस पे हमने पुट कर दिया वी बाई आर, और आर के प्लेस पे हम एक चीज और रेजिस्टेंस हटा दें, यानी अगर हमें रेजिस्टेंस ना दिया हो किसी वायर का, सिर्फ वोल्टेज और करंट पता हो तब भी आप पावर निकाल सकते हो। कैसे, आप आर के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो, ओम्स लॉ क्या कहता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये होता है ओम्स लॉ। तो अगर इस वाले फॉर्मूले में आप आर की वैल्यू भी पुट कर दो, या इस वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू वी अपॉन आई, तो एक आई कैंसिल हो जाएगा, पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा पी इक्वल्स टू वी आई। ये तीन फॉर्मूले मिल जाते हैं इन लोगों को पावर। ठीक है, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, या फिर वी आई। आप इस वाले फॉर्मूले को याद रखो, पी इक्वल्स टू वी आई को, ये मेन फॉर्मूला है पी इक्वल्स टू वी आई। इससे आप दोनों फॉर्मूले बना सकते हो ओम्स लॉ का यूज करके, वी इक्वल टू आई आर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, आई इक्वल्स टू वी बाई आर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में जैसी आपको रिक्वायरमेंट होगी, जो चीज दी हुई है उसके रेस्पेक्ट में आप सॉल्व करोगे, जो नहीं पता है उसको नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो हीटिंग इफेक्ट पड़ गया, इलेक्ट्रिक पावर होगी। अब इसका यूनिट क्या होता है पावर का, देखो एसआई यूनिट क्या होगा पावर का, वी का क्या होता है वोल्ट, और करंट का होता है एम्पियर।
तो SI यूनिट हो जाता है पावर का वोल्ट एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, वोल्ट इंटू एम्पियर को कहते हैं वॉट, वॉट। तो 1 वॉट क्या हो जाएगा बताओ। अब यहां से 1 वॉट अगर आपको डिफाइन करना हो तो 1 वॉट कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वॉट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। यानी किसी सर्किट में अगर आप 1 वोल्ट की बैटरी लगा दो और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर जाए तो उसका पावर क्या कहलाएगा, इसका पावर 1 वॉट। समझे प्रखर, अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाए और करंट भी 1 एम्पियर का फ्लो कर जाए तो पावर क्या हो जाएगी, 1 वॉट हो जाएगी। तो पावर की SI यूनिट वॉट होती है या वोल्ट एम्पियर होती है। बाकी और दूसरी यूनिट भी है, किलोवाट आवर जो एनर्जी की होती है हालांकि वो, तो वो अभी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक रह गया छोटा सा, तो कल इसके हम क्वेश्चन लगवाएंगे अभी, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट के कल क्वेश्चन लगवा के कल और पढ़ा देंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाए, जितने क्वेश्चन रह गए वो भी हो जाए। हीटिंग इफेक्ट पढ़ने कल इसी करेंगे अभी, परसों से फिर मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। नोट कर लिया आप लोगों ने, श्याम, आयुषी, शावेद, ठीक है बेटा। तो आज इसके